आर्टिकल्स हैं उसमें 141 वाला आर्टिकल ये बोलता है। ओके, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स दे दिया सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अब हाई कोर्ट का पावर्स भी दिया हुआ है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स का पावर दिया हुआ है। ओके, so this is how they have represented the answer to the question कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा कोर्ट का क्या पावर्स है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है IRF यानी कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये जो चैप्टर है इससे 5 to 10 मार्क्स एकदम आना है। और मैं कह दूं ये 5 to 10 मार्क्स बोनस है। आप अगर इतना छोटा सा चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेते हो 5 से 10 मार्क्स तो आपको आएगा ही, क्योंकि इनडायरेक्ट कोई सवाल IRF से आ ही नहीं सकता है। सो आई सेड इन रिवीजन सेशन आई विल स्ट्रेटेजाइज योर पेपर, तो यही तो हो रहा है स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 22 odd questions from all 7 chapters जो हम लोग करने वाले हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 2 इनडायरेक्ट सवाल है, और इनडायरेक्ट सवाल यानी कि केस स्टडी बेस्ड सवाल, यानी कि आपको अपना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में आंसर करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, आपको आंसर को एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करना है, वो स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, एंड आपको पहले समझाना है, समझना है फिर समझाना है। किसको समझाना है? एग्जामिनर। ओके, तो बहुत लोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन को अप्रोच करता है कि चलो ये भी डायरेक्ट जैसे ही लिख देता है आंसर तो हो जाएगा। नहीं, आपको प्रोविजन ऑफ लॉ पहले बोलना है, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस को रिलेट करना है उससे, और फिर कंक्लूजन में पहुंचना है। तो देखते हैं, एल्बर्ट obtained 2 loans of 3 लाख and 4 लाख respectively out of a reputed bank। एक रेप्यूटेड बैंक से एल्बर्ट ने 2 लोन लिया, 3 लाख रुपया का, 4 लाख रुपया का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सवाल है, यहाँ पे तो लेवल कर दिया। माइंड यू, क्वेश्चन पेपर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेवल नहीं किया रहेगा। ओके, अब आउट ऑफ दिस लोन, दीज लोन ऑफ 3 लाख was guaranteed by रॉबर्ट। सो रॉबर्ट बोल के एक दोस्त है एल्बर्ट का, जो गारंटी कर दिया 3 लाख और 4 लाख वाला लोन में से 3 लाख वाला लोन के खिलाफ। ओके, एल्बर्ट सेंट 2 लाख टू द बैंक बट डिड नॉट इंटीमेट as to how it is to be appropriated towards the loans। अब एक ही बैंक से एल्बर्ट ने 2 लोन लिया, एक 3 लाख और 4 लाख। 3 लाख वाला लोन का गारंटर है रॉबर्ट। एल्बर्ट ने 2 लाख रुपया बैंक को दिया, बट बोला नहीं ये कौन सा लोन का पेमेंट है, 3 लाख का खिलाफ या 4 लाख के खिलाफ। तो द बैंक अप्रोप्रिएटेड द होल 2 लाख टू द लोन ऑफ 4 लाख। बैंक ने अपना मर्जी से 4 लाख के खिलाफ पूरा 2 लाख को अप्रोप्रिएट कर दिया, क्योंकि 4 लाख के खिलाफ गारंटी नहीं था, बैंक चालाक है। ओके, द लोन नॉट गारंटीड। रॉबर्ट ऑब्जेक्ट किया, रॉबर्ट ने बोला ये कैसे तुम कर सकते हो। He argued with the bank that repayment should first be adjusted towards guaranteed loan। बोला कि रीजंस देके आप जस्टिफाई करो बैंक सही है या रॉबर्ट सही है। ठीक है, मैं बता दूं ये टॉपिक आप लोग पढ़े थे मेरे साथ, जो लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किए हो मेरे साथ, क्लास अभी भी है यूट्यूब में ही है। तो ये क्वेश्चन है एक टॉपिक से, जो टॉपिक हम लोग, जिस टॉपिक का नाम क्या था बोलो, किसको याद है तो लिख सकते हो। दिस टॉपिक इज बेसिकली एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स बोल के एक टॉपिक करवाया था, एक बार रिवीजन हो रहा है तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में मैं बताया था पेमेंट्स में बताया था कि अगर कोई पेमेंट मिलता है, वो पेमेंट देने वाला यानी कि क्रेडिटर नहीं, डेटर कहिए, पेमेंट तो डेटर देगा, हाँ डेटर, यानी कि डेटर वो अगर लिख के दे इंस्ट्रक्शन, तो उसका इंस्ट्रक्शन ही लिया जाएगा। यहाँ पे बैंक का डेटर कौन है? बैंक का डेटर है
एल्बर्ट ने 2 लाख दिया, एल्बर्ट ने 2 लाख रुपया दिया, बट कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, नो इंस्ट्रक्शन। तो बैंक रूल नंबर 2 इज, अगर क्रेडिटर को कोई डेटर का इंस्ट्रक्शन ना मिले तो क्रेडिटर खुद से जो भी चाहे कर सकता है। मतलब खुद से वो ये 2 लाख के खिलाफ, सॉरी ये 4 लाख के खिलाफ बैंक, क्रेडिटर कौन है? बैंक खुद, ठीक है। बैंक कैन सेट इट ऑफ अगेंस्ट द 4 लाख लोन या 3 लाख लोन एज ही विशेस। यही आंसर हो गया। और आंसर कैसे सजाया जाएगा देखते हैं। सेक्शन 60 ऑफ, देखो पहले ही मैं बोला कि पहला पार्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में पहला पार्ट शुड ऑलवेज बी द प्रोविजन ऑफ लॉ। कानून क्या बोल रहे हैं उसको समझा के पहले दिखाओ। तो कानून बोल रहे हैं कि सेक्शन 60 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट डेटर डज नॉट इंटीमेट there are no circumstances indicating to which the date is to be applied. The creditor may apply it to his discretion to any lawful date actually due and payable to him. मतलब क्रेडिटर खुद से अप्लाई कर लेगा, बैंक खुद से सोच लेगा ये किसके खिलाफ बैंक को एडजस्ट करना है। तो इन द इंस्टेंट केस बैंक ने वही किया, तो बैंक का ये डिसीजन सही था। इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंटीमेशन टू द बैंक बाय एल्बर्ट, बैंक कैन अप्रोप्रिएट द पेमेंट एट हिज ओन डिस्क्रिशन अगेंस्ट द अनसिक्योर्ड लोन, या जिसके खिलाफ गारंटी नहीं था। क्लियर है? तो ये है पहला क्वेश्चन, और इसको देख के आप लोग को समझ में आया कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे क्लियरली 3 पार्ट्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जल्दी से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सीए सार्थक जैन, कौन है? सीए है। सीए सार्थक जैन ने डिसाइड किया कि अपना ऑफिस को सजाएगा, इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया और बोला खूब सजाओ सीए फर्म को, ठीक है। फॉर दिस पर्पस वो एक शेरी फाइन इंटीरियर्स बोल के इंटीरियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में घुसा, ठीक है। शेरी फाइन इंटीरियर 31/1/2025 यानी कि 31 जनवरी 2025 तक कंप्लीट कर देगा इंटीरियर वर्क, और 31/1/2025 में सीए सार्थक जैन ऑब्जर्व किया दैट ओनली खाली 20 से 30% काम हुआ। वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना चाहा। शेरी फाइन इंटीरियर्स सू फाइल कर दिया, लॉसूट फाइल किया कोर्ट में कि रिकवरी ऑफ कॉस्ट जो 20-30% हो गया था उसके खिलाफ। सार्थक जैन बोला आपने काम टाइम के अंदर, स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर किया नहीं, तो और ये काम मेरा कोई काम का नहीं है, मेरे को नया इंटीरियर डिजाइन अपॉइंट करना पड़ेगा, वो पूरा शुरू से करेगा। क्या क्वेश्चन यही है, एक्सप्लेन वेदर सीए सार्थक जैन इज लायबल टू पे द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बाय शेरी फाइन इंटीरियर्स अंडर द प्रोविजन। ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से सवाल है, और आपको याद होगा ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है कि कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स पूरा नहीं हुआ, एंड इसके वजह से ब्रीच की वजह से क्या अभी इम्पैक्ट होगा, क्या प्रोरेटेड या प्रोपोर्शनल जितना अमाउंट इंटीरियर ने काम किया उतने का पैसा उसको मिलना चाहिए कि नहीं। ये इसका आंसर वंस अगेन प्रोविजन इन लॉ को पहले पकड़ना पड़ेगा, एंड वो पकड़ने के बाद आपको फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ कोरिलेट करना पड़ेगा। तो देखो आंसर इसका देखते हैं कैसे सजाते हैं, ठीक है। सेक्शन 2I बोलता है an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of others or other is a voidable contract, and
Further, when a party to a contract promises to perform a work within a specified time, could not perform within that time, the contract is voidable at the option of one of the parties. If promisee has received any benefit, he must return to promisor. तो ये voidable contract है और voidable contract में भी आपको पैसा वापस देना पड़ेगा अगर कुछ आपको बेनिफिट रिसीव हुआ है. इन द इंस्टेंट केस सार्थक जैन प्रोमिसी था. शेरी फाइन इंटीरियर्स वाज द प्रोमिसर. न्यू ऑफिस 31 जनवरी तक हो जाएगा प्रॉमिस हुआ था, बट 20 से 30% काम ही कंप्लीट हो पाया स्टिपुलेटेड डेट तक. और सीए सार्थक जैन कैंसिल कर दिया, रिपुडिएट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, और शेरी फाइन इंटीरियर्स सू किया कॉस्ट के लिए. अब द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सार्थक जैन, नेचुरल. Further, Sarthak Jain is not liable to the pay the cost because ये उसका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ. बेनिफिट रिसीव होने से आपको रिइंबर्स करना पड़ेगा. अगर आपको बेनिफिट हुआ ही नहीं तो क्यों आप बेनिफिट रिसीव करोगे? ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सारा पॉइंट्स मेरे ख्याल से याद आ रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, जल्दी से देख के खुद से बताओ. तुम लोग बताओ. ये आंसर मैं नहीं दिखाऊंगा, हर आंसर मैं हर क्वेश्चन का नहीं दिखाने वाला हूँ. मैं समझाऊंगा, आगे बढ़ूंगा. स्टाइल अप्रोच 2-3 सवाल का हर एक्ट का हो गया तो काफी है. ओके देखो, रोहन 17 इयर्स का है, माइनर है. हैज परचेज्ड अ मोबाइल ऑफ 25,000 फॉर ऑनलाइन क्लासेस. ऑनलाइन क्लास करने के लिए रोहन ने मोबाइल फोन खरीदा, क्रेडिट में खरीदा. ऑन ड्यू डेट वो पेमेंट नहीं कर पाया. मोबाइल सेल्स सेंटर जो रोहन को बेचा था वो केस कर दिया रोहन के ऊपर. रोहन के पास 15,000, 25,000 का फोन था माइंड यू. रोहन के पास 15,000 कैश बैलेंस था, but his father has enough money to pay the price of the mobile. अब बोल रहे कि सिचुएशन में क्या होगा, कौन लायबल होगा? रोहन लायबल होगा या नहीं, या फिर रोहन का पापा लायबल होगा कि नहीं, या फिर रोहन सिर्फ 15,000 ही दे पाएगा कि नहीं? यही है आंसर का 3 ऑप्शंस. एमसीक्यू में बदल दिया मैं. आप लोग बताओ कि क्या होगा. ओके मैं बता रहा हूं कि नेसेसरी सप्लाइड टू अ माइनर्स एस्टेट विल बी लायबल. पढ़े थे ना, ये भी एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है. तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर होगा और रोहन के पास जितना भी प्रॉपर्टी है दैट विल बी लायबल. व्हाई? बिकॉज मोबाइल वाज अ नेसेसरी. बिकॉज मोबाइल उसने खरीदा ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए, और ये नेसेसरी उसको सप्लाई हुआ किससे? दुकानदार से. सो ही विल बी लायबल, हिज एस्टेट विल बी लायबल. एस्टेट में उसका 15,000 ही है, तो 15,000 उसका एसेट रिकवर कर पाएगा मोबाइल सेल सेंटर सू करने के बाद. यही आंसर में लिखा. ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, पेरेंट्स ऑफ रोहन आर नॉट लायबल ऑफ कोर्स, एंड रोहन्स एसेट्स आर लायबल to make the payment of the price. Hence, mobile sales center can recover only 15,000 from Rohan equal to his assets. Okay. अब next question देखो. Akhil ordered 100 kgs of wheat to Mr. Sahil Kirana store and it promised to supply the wheat by evening. ठीक है. In the evening, hawker of Mr. Sahil Kirana stores comes with 100 किलो. देखो 100 किलो ऑफ व्हीट बट मिस्टेकनली डिलीवर किया नेबर का घर में. ठीक है, उसका घर में डिलीवर ना करके नेबर का घर में डिलीवर कर दिया. रेफरिंग टू द प्रोविजंस, ये क्या होगा?
प्राइस ऑफ द वीट कौन पे करेगा? ऑफ कोर्स इट्स अ मिस्टेक, ऑफ कोर्स इट्स अ मिस्टेक। ये मिस्टेक के लिए कैसे क्या तुम एडजस्टमेंट करोगे, बहुत इजी है। बट देखो, यू कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। तो देखो, अगर गलती से बाय मिस्टेक किसी और को पेमेंट हो जाता है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े थे ना कि मिस्टेकनली अगर तुमको किया है, नेबर एक्सेप्ट किया है, तो नेबर को अभी अखिल को वापस देना है, और नेबर ने अगर इस्तेमाल कर लिया है तो नेबर पैसा भी नहीं देगा अखिल को। यही है आंसर। एज द हॉकर ऑफ Messrs. Sahil Kirana store mistakenly delivered 100 kgs at the wheat at the house of neighbor of Akhil, and neighbor accepted the wheat. Accept कर लिया। There is a quasi contract between Sahil Kirana store and neighbor. Hence, neighbor will be liable to pay the price. Okay. Question 6. Question 6 is also from Indian Contract Act. जल्दी से देखो। राहुल ने गाड़ी हायर किया, पढ़ो तुम लोग। राहुल ने गाड़ी हायर किया 15 दिन के लिए, और 5 दिन बाद जिससे गाड़ी हायर किया, टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी उससे गाड़ी 5 दिन बाद डिमांड बैक कर दी, और टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी बोला तुमको कंपेंसेट भी कर देंगे अगर लॉस हुआ तो। ठीक है, प्री मैच्योर रिटर्न करने के लिए अगर राहुल को लॉस हुआ तो लॉस का भरपाई भी कर देगा। बट राहुल रिफ्यूज किया टू रिटर्न द कार बिफोर द पीरियड ऑफ वेलमेंट, विच इज 15 दिन पहले वो रिफ्यूज कर दिया, बोला 15 दिन बाद ही दूंगा। अब गाड़ी का जो टू ओनर था कुशवाहा ट्रैवल्स ने राहुल के ऊपर केस कर दिया रिकवरी ऑफ कार के लिए। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार क्या होगा वही पूछा गया है, ध्यान देना और मेरे को बताना कि तुम लोग पढ़े थे बेलमेंट पढ़े थे, बेलर बेली पढ़े थे, प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ब्रीच भी पढ़े थे। ये सारा पॉइंट्स को दिमाग में रख के क्या होना चाहिए एक बार सोच के बताओ। ओके, सोच के बताना। ओके ऑलराइट, तो देखो क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 6 का आंसर इज हियर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 159, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखने से ही काफी होगा, ठीक है। व्हेन गुड्स आर लेंट ग्रेचुइटसली, ये ग्रेचुइटस अगर बेलमेंट होता मतलब फ्री में अगर होता, द बेलर कैन डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम इवन बिफोर द एक्सपायरी of the time fixed for achievement of the object. From my desk. So अगर बेलर ये ग्रेचुइटस बेलमेंट होता तो फिर ग्रेचुइटस बेलमेंट होने पे आप बेलर गाड़ी वापस देता, मांगता, आप दे देते,
या नहीं देते, बेलर के पास पूरा राइट है आपसे चीज ले लेने का, बिकॉज वो फ्री में दिया है। बट अगर वो कंसिडरेशन दिया है आपसे 15 दिन गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए, यहाँ पे वही हुआ है, और उसके बाद भी आपको टाइमली पे नहीं किया है, आपको टाइमली पे नहीं किया है, सॉरी, आपको 15 दिन का पैसा लेके आपको गाड़ी उससे पहले प्री मैच्योरली वापस मांग लिया है, इन सच अ केस क्या होगा? ठीक है, तो बोला however due to premature return of goods if the bailee suffers any loss which is more than the benefit actually obtained by him तो कंपेंसेट करना पड़ेगा। गिवन प्रॉब्लम में गाड़ी भाड़ा में लिया राहुल 15 दिन के लिए, 5 दिन बाद ही गाड़ी मांग लिया गया उससे, एंड राहुल ने रिफ्यूज किया रिटर्न करने पे 15 दिन पहले। प्री मैच्योर रिकवरी ऑफ बेल गुड्स अवेलेबल ओनली इफ केस द गुड्स आर गिवन ग्रेचुइटस। ठीक है, अगर हायर पे कोई लिया है, इवन इफ इज कंपेंसेट करता है बेलर प्री मैच्योर टर्मिनेशन के लिए, उसके बाद भी आपसे कोई भी गाड़ी मांग नहीं सकता है, यानी कि द बेली इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द कार बिफोर 15 days। ओके, ओके, क्वेश्चन 7 देखो। क्वेश्चन 7 बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बताओ, और ये सब क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 7 बोल रहे हैं कि अजय ने एजेंट को अपॉइंट किया एजेंसी से। ओके, एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट का नाम है विजय, अपना गुड्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचने के लिए। he also agrees to give 10% commission on sale price to विजय। इसके बाद क्या हुआ, अजय रिवोक कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया विजय का अथॉरिटी एज अ सेलर बाय सेंडिंग लेटर 3 मार्च को गया, लेटर 3 मार्च को भेजा गया था, बट विजय ने रिसीव किया 7 मार्च। ठीक है, अब 5 मार्च को इस दौरान विजय ने कुछ गुड्स बेच डाले, यानी कि मैंने एजेंट अपॉइंट किया बेचने के लिए, मेरा गोडाउन में रखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मैं अजय हूँ, एजेंट का नाम विजय है, और अपॉइंट करने के बाद मैं मन बदल लिया और मैं लेटर भेजा विजय को, मेरा एजेंट को, कि तुमको मैं कैंसिल करता हूँ एज माय एजेंट। And when I tell this that I am cancelling you as my agent, I sent this as a letter on 3rd of March, and ये लेटर रिसीव हुआ विजय को, ये लेटर रिसीव हुआ विजय को 7th of March। अब 7th of March और 3rd of March के बीच आता है 5th March, और ये 5th मार्च को विजय ने 1,20,000 रुपया का गुड्स ऑलरेडी बेच दिया।
ओके, ये इस बीच में ऑलरेडी विजय ने 1,20,000 रुपया का गुड्स बेच दिया। अब मेरा सवाल ये है कि, मेरा सवाल नहीं, इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ सवाल है। इंस्टीट्यूट का सवाल ये है कि कमीशन जो अजय ने बोला था, क्या ये विजय को मिलना चाहिए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोलता है कि कोई भी ऑफर या एक्सेप्टेंस या कोई भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस या कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का रूल्स अगर देखोगे, मैं चिट्ठी से विजय को बोल तो दिया, मेरे को मालूम है मैं क्या बोला। मैं ये विजय को कब मालूम चलेगा? जब विजय को वो चिट्ठी मिलेगा। तो क्या अजय को कमीशन देना पड़ेगा? आंसर आप लोग को पता है, आंसर देख लीजिए कि termination of authority of an agent does not, so far as regards the agent, take effect before it becomes known to him. जब तक विजय को पता नहीं है तब तक ये टर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है। इन द इंस्टेंट केस, इसलिए विजय को रिवोकेशन पता चला गुड्स सेल करने के बाद। गुड्स वो 5 तारीख को बेचा, 7 तारीख को उसको लेटर रिसीव हुआ, तो 7 तारीख को जाहिर है उसको पता चला, तो उसका राइट है कमीशन मिलने के लिए। ओके, क्वेश्चन 8, 9 आर बेसिकली क्वांटम मिरर एंड श्योरिटी एंड को श्योरिटीज, ठीक है, श्योरिटीज एंड को श्योरिटीज। ओके, एंड उसके बाद जो है क्वेश्चन 10, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। So let us come to question 10. 8, 9 are basically surety and co-surety, which is guarantee and quantum mirrored. Okay. Question 10 is from Sale of Goods Act. अभी हर एक्ट से 2-2 सवाल करेंगे। ओके, क्योंकि पूरा कवर करना है, तो पूरा कैसे कवर करेंगे? स्मार्ट वर्क करेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से 2 सवाल। पहला सवाल इस क्वेश्चन नंबर 5। मैं सारा क्वेश्चन को आउटलाइन कर दूंगा टॉपिक्स, बट डिस्कस इन डेप्थ 2-3 क्वेश्चन ही करूंगा हर एक चैप्टर से, तब रिवीजन फुल फ्लेजेड होगा एंड तब रिवीजन में फुल हर एक्ट को कवर किया जाएगा। ओके, मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच फॉर सर्टेन प्राइस बाय इशू ऑफ एन इनवॉइस, बट द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम वाज नॉट रिसीव्ड ऑन दैट डे। मिस्टर जी ने कुछ गुड्स बेचा मिस्टर एच को कुछ प्राइस में बाय इशू ऑफ एन इनवॉइस देके सेल किया, बट पेमेंट जो है, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम मिला नहीं, इसको नहीं मिला, मिस्टर जी को पेमेंट नहीं मिला। मिस्टर जी, द गुड्स वर पैक्ड एंड लाइन इन गोडाउन फॉर ऑफ मिस्टर जी। मिस्टर जी का गोडाउन में पड़ा हुआ था गुड्स, ठीक है। गुड्स जब इंस्पेक्ट किया मिस्टर एच का एजेंट, मिस्टर एच का एजेंट को वो ऑर्डर में मिला। The goods were inspected by Mr. H's agent and were found to be in order. Later on, dues of the goods were settled in cash. बहुत सिंपल हिसाब है कि मिस्टर जी कुछ माल बेचा मिस्टर एच को एक प्राइस में और इनवॉइस भी छोड़ दिया, सेल्स इनवॉइस, बट ये पेमेंट मिस्टर एच तब दिया नहीं मिस्टर जी। गुड्स अभी भी बेचने के बाद भी मिस्टर जी का गोडाउन में पड़ा हुआ था। गुड्स इंस्पेक्ट किया मिस्टर एच का एजेंट एंड वो देख के भी गया कि ये गुड्स सही है। अब लेटर ऑन क्या हुआ, द ड्यूज ऑफ द गुड्स वर सेटल्ड इन कैश। गुड्स का ड्यूज कैश में सेटल हो गया, ठीक है। जस्ट आफ्टर रिसीविंग कैश, मिस्टर जी मिस्टर एच को पूछा, goods should be taken away from his godown to enable him to store other goods purchased by him. मिस्टर एच ने बोला भाई, मिस्टर जी ने बोला मिस्टर एच को, भाई गुड्स खाली करो,
गुड्स खाली करो, मेरा गोडाउन में पड़ा हुआ है, तुम गुड्स बेच दिया मैं तुमको, फिर भी तुम गुड्स नहीं ले रहे हो। मिस्टर जी गुड्स को ओपन स्पेस में रख दिया क्योंकि मिस्टर एच अभी भी डिलीवरी नहीं दिया। अब बारिश होकर गुड्स खराब हो गया। अब पूछ रहे हैं ये किसका जिम्मेदारी है, ये किसका जिम्मेदारी है, अभी नुकसान कौन देगा। देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलते हैं रिस्क ऑफ गुड्स पासेस विद द प्रॉपर्टी इन गुड्स, एंड प्रॉपर्टी इन गुड्स पास हो जाता है जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हो जाता है और बायर को बोला जाता है सेलर की तरफ से कि ये गुड्स तुम ले लो। सो हाँ फ्रेश फ्रेश भर के थोड़ी। सो अब गुड्स का प्रॉपर्टी मिस्टर एच को पास हो गया था, उसके बाद में मिस्टर एच गुड्स का डिलीवरी नहीं दिया, तो रिस्क भी मिस्टर एच का ही है। बट फिर भी मिस्टर जी इज होल्डिंग द गुड्स in the capacity of a bailey kind of, so he has to take proper care and responsibility of the goods। तो यही है फंडा। अब अगर देखो इसका आंसर according to section 44 of Sale of Goods Act, when seller is ready and willing to deliver the goods and request the buyer to take delivery, the buyer does not within reasonable time after such request take delivery of the goods, he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery and for reasonable charge for the care and custody of the goods। तो मिस्टर जी ऑलरेडी मिस्टर एच को इंटीमेट किया था कि तुम्हारा गुड्स अभी ले जाओ, मेरे को नुकसान हो रहा है, फिर भी मिस्टर एच ने खाली नहीं किया, तो ये डैमेज ऑफ गुड शुड बी बोर्न बाय द बायर हिमसेल्फ, यानी कि मिस्टर एच। ओके, क्वेश्चन 11, अच्छा सर 11 क्या है? 11 बोल रहे हैं, एक बहुत पॉपुलर सवाल है, स्टार दे के रख सकते हो, ये बार बार आया है, सी इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। सेल बाय वे ऑफ सैंपल लिख के रख सकते हो। क्वेश्चन 12 is the question which we will do in Sale of Goods Act में दूसरा क्वेश्चन। ओके, ओके देखो, बोला राघव अरेंजेस एन ऑक्शन टू सेल एन एंटीक वॉल क्लॉक। राघव ऑक्शन में एक एंटीक वॉल क्लॉक बेचने का बंदोबस्त किया। दीपा being one of the bidders gives the highest bid। highest bid किसने दिया? दीपा ने। For announcing the completion of sale, the auctioneer falls the hammer on the table, but suddenly hammer breaks and damages the clock। क्या हाल है? ऑक्शन सेल का बंदोबस्त किया राघव ने। राघव ओनर है एक एंटीक वॉल क्लॉक और दीपा एक बिडर है जिसने हाईएस्ट बिड किया, बोला मैं 5 लाख देके ये घड़ी खरीदता हूँ, और 5 लाख से ऊंचा और कोई नहीं बोला। 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3 जैसे ही करेगा ऑक्शनर, थर्ड फॉल ऑफ हैमर से ऑक्शन सेल होता है, और ऑक्शन का हैमर जैसे ही गिरा टेबल पे, मुसीबत हो गया, हैमर टूट के घड़ी टूट गई। अब बोलो कैसा कैसा सवाल है। देखो, दीपा वांट्स टू अवॉइड द, अब क्या ये सेल हो चुका है, और अगर सेल हो चुका है तो क्या रिस्क ऑफ द प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर विच इज दीपा, एंड
क्या इसका होगा? तो ऑफ कोर्स कंप्लीशन ऑफ सेल को अनाउंस किया जाता है हैमर ऑन द टेबल, बट ये कंप्लीशन ऑफ सेल होते वक्त घड़ी टूट गया, आइटम ब्रेक हो गया, तो दो चीज हो सकते हैं, या दीपा को रिस्क लेना पड़ेगा या ये क्या है, वॉइड है। तो देखते हैं आंसर कैसे लिखा गया है। तो देखो क्वेश्चन 12 का ए, बाय ऑक्शन सेल का ये रूल है। ओके, बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64 of sale of goods act, in case of auction sale, the sale is complete when the auctioneer announces its completion by fall of hammer or in some other customary manner. In the instant case, ये case पे Deepa gives the highest bid while announcing the completion by sale by fall of hammer. Hammer breaks and damages the clock. On the basis of the above provision, it can be concluded that sale by auction complete ही नहीं हुआ। कंप्लीट होने के लिए हैमर, थर्ड हैमर पूरा गिरना चाहिए, ठीक है? तो ये कंप्लीट नहीं हुआ तो दीपा लायबल नहीं होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बाकी क्वेश्चंस में देख लेता हूं बट डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है? 13 सेम चीज बोल रहे हैं। 13 इज टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ इन्वॉल्व है जो सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स में रहता है। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड डिस्ट्रक्शन, ये सब डायरेक्ट है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में नहीं कर लो। ओके, पार्टनरशिप एक्ट, इससे एक ही सवाल करूंगा, क्वेश्चन 15 I will do. Okay, and question 16 is a direct question, expulsion of partners का rules. Question yeah, question 12 is the best question. Yeah, sorry, question 15 is the best question, वही करते हैं। Okay, देखो A and B पार्टनर्स है AB कंपनी में। ये प्लास्टिक बॉटल्स का ट्रेडिंग करता है ये कंपनी। ए को ऑथराइजेशन है कि ए सेल करे एंड ए और बी के बीच तय हुआ है ए प्लास्टिक बॉटल्स मिनिमम प्राइस में सेल करेगा, एंड ए अगर मिनिमम प्राइस के नीचे, मतलब एक मिनिमम प्राइस के नीचे अगर बेचता है ए, तो उसको पहले बी का परमिशन लेना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गया अचानक एंड प्लास्टिक बॉटल्स एकदम कम बिकने लगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली है नहीं। मीनवाइल ए ट्राइड टू कॉन्टैक्ट बी बट बी से संपर्क नहीं हुआ। लॉस से बचने के लिए ए मिनिमम प्राइस से नीचे बेच दिया। बी फॉरेन ट्रिप में गया हुआ था। आफ्टरवर्ड्स बी को जब पता चला, बी ए के ऊपर केस कर दिया। अब बोलो ये क्या होगा? अगर याद करो पार्टनरशिप में हम लोग एक चीज पढ़े थे, क्या चीज पढ़े थे? वी हैड स्टडीड एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर इन इमरजेंसी, और ये एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर इन इमरजेंसी है तो फिर डेफिनेटली ये एक्ट को माना जाएगा, ठीक है? सो लेट अस सी एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर इन एन इमरजेंसी। क्वेश्चन 15 का आंसर कैसे होगा? According to section 13E of Indian Partnership Act 1932, every partner has a right to be indemnified by the firm in respect of payments and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of business of the firm as well as the performance of whatever. तो ए अगर फर्म को लॉस से बचाने के लिए कोई काम करता है, he is not liable to bear the loss, ठीक है? तो यही है
पार्टनरशिप एक्ट, अभी जल्दी से देखते हैं एलएलपी एंड कंपनीज एक्ट। ओके, एलएलपी एंड कंपनीज एक्ट, तो पहले पार्टनरशिप खत्म किए। अभी देखो एलएलपी में एक ही सवाल है, शुक्र मनाओ, एलएलपी में सिर्फ एक ही सवाल है और वो डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट भी नहीं है। एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन्स टू बिकम पार्टनर, तो पार्टनर बनने के लिए एलएलपी का क्या क्या एलिजिबिलिटी लगेगा, ठीक है। एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस विद लेस देन मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एज प्रिस्क्राइब्ड। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ही सवाल है तो एक ही देख लेते हैं। देखो, एन इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी का पार्टनर हो सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल या कोई एलएलपी दूसरा एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। अनसाउंड माइंड में रहेगा तो नहीं बन पाएगा इंडिविजुअल, इंसॉल्वेंट होने से नहीं बन पाएगा। एंड दो तरह का इंसॉल्वेंट हो सकता है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो नहीं बन पाएगा, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बन पाएगा। और दूसरा है अगर वो उसके खिलाफ केस चल रहा है, क्या चीज का केस चल रहा है, उसके खिलाफ अगर केस चल रहा है, इंसॉल्वेंसी का पिटीशन फाइल हुआ है, तो फिर भी वो एलएलपी का मेंबर नहीं बन पाएगा। एलएलपी का मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होना चाहिए, और अगर 2 से नीचे पार्टनर्स लेके 6 महीना हो गया तो फिर ये एलएलपी के लिए दैट सिंगल पार्टनर विल बी liable, personally liable for the obligations of the LLP. Okay, now Companies Act, the last revision topic is Companies Act. Question 19 LLP से था। कोई सवाल पूछा क्या एलएलपी से, आरटीपी से क्वेश्चन आएगा? यस आएगा, आई मीन डेफिनेटली आ सकता है। लास्ट 3 टर्म का आरटीपी अगर कोई करता है उसका काफी सारा सजेशंस उसको मैच हो जाएगा। ओके, देखो कंपनीज एक्ट से 3 सवाल है, 21, 22, 23 एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 2 सवाल है। तो 3 सवाल में से 20, 21, 22, 23 4 सवाल है, सॉरी, ठीक है। 4 सवाल में से हम लोग 2 सवाल करेंगे। पहला वाला सवाल बोल रहे हैं टाइकून प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड। होल्डिंग मतलब पेरेंट। एज पर लास्ट पीएल 31 मार्च 2025 ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर था 180 करोड़ एंड पेड अप शेयर कैपिटल था 80 लाख। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्मॉल कंपनी का स्टेटस सर 180 नहीं था, 1.8 करोड़ था। स्मॉल कंपनी बोलते ही मेरे को दिखा 1.8 करोड़ उसका टर्नओवर था और पेड अप शेयर कैपिटल 80 लाख था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे कि स्मॉल कंपनी का स्टेटस हासिल करना पड़ेगा। कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस किया डायरेक्टर्स को कि तुम लोग स्मॉल कंपनी नहीं बन पाओगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट स्मॉल कंपनी। तो ही पूछा कि तुमको क्या लग रहा है, कंपनी सेक्रेटरी सही है या डायरेक्टर सही है? एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 का आंसर देखो, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85, अगर याद रहे तो सेक्शन लिखना, नहीं तो मत लिखना, ठीक है। स्मॉल कंपनी मींस पब्लिक लिमिटेड कंपनी छोड़ के, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 4 करोड़ है। ऑफ कोर्स 80 लाख इज लेस देन 4 करोड़ एंड टर्नओवर इज लेस देन 40 करोड़। 4 CR एंड 40 CR के नीचे अगर
पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर है तो फिर वो स्मॉल कंपनी है, प्रोवाइडेड, एक एक्सेप्शन था, 3 एक्सेप्शंस था रादर, प्रोवाइडेड वो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी नहीं है। हम लोग पहले ही पढ़े ये किसी का सब्सिडियरी है। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल नहीं हो सकता है। एंड अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय एनी स्पेशल एक्ट, यानी कि आपका ICAI, C Institute is a body corporate. Okay, so in the instant case, Glassware Private Limited being, although turnover and paid up share capital उसका small company जितना है, but small company नहीं है क्योंकि वो टाइकून प्राइवेट लिमिटेड का सब्सिडियरी है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 21 एंड 22 एंड 23 देखते हैं जल्दी से। ट्वेंटी वन बोल रहे हैं कि 5 मेंबर्स था एक कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड, सब लोग जहाज में डूब गए। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि क्या होगा इस कंपनी का, परपेचुअल सक्सेशन कैसे रखेगा। फर्दर आर्टिफिशियल पर्सन है, कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट सू और बी सूड। ये क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। पहला सवाल तो क्लियर है कि कंपनी का डायरेक्टर्स सारा या कंपनी का मेंबर्स सारा बोट में डूब के मर गया, अभी कंपनी का क्या होगा, परपेचुअल सक्सेशन। और दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट बी सूड। ये क्या है, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 21 देखो, a company on incorporation becomes a separate legal entity. It is an artificial juridical person which has perpetual succession, means even if all members of company die, company can still continue to exist. It is permanent in existence. The existence of company is independent of the lives of the members. It has a perpetual succession. In this problem, the company will continue to be a legal entity. The company's existence is no way affected by the death of all its members. और दूसरा वाला स्टेटमेंट तो जरा सा गलत है कि कंपनी अपना नाम में प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर पाएगा। क्वेश्चन 22 एंड 23 आर कॉर्पोरेट व्हील एंड गवर्नमेंट कंपनी रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन 24 जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से है, ये डायरेक्ट डिलीवरी कैसे माना जाता है, और आपका चेक लेके है लास्ट क्वेश्चन। दिस कंक्लूड्स आरटीपी फॉर दिस टर्म। मैं एक चीज आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, ये आरटीपी खुद से सॉल्व कीजिए और लास्ट 2 टर्म का आरटीपीस कीजिए, लास्ट 5 टर्म्स का पास पेपर कीजिए और उसके बाद मॉक पेपर्स को खुद से सॉल्व कीजिए, तब जाके यू आर रेडी एंड इक्विप्ड फॉर लॉ। कीप ऑन फॉलोइंग CA Law Easy for more content.